आज हम पढ़ेंगे थॉमस स्टर्न एलियट के बारे में। वैसे नोबेल प्राइज़ विनर्स हम पढ़ रहे थे, जिनमें जीबी शो हमने शुरू किया था और उनके केवल लाइफ एंड हिस्ट्री के बारे में जाना था। और उनके वर्क से वो ज़्यादातर ड्रामाज है, तो उन पे वर्क अभी चल रहा है, तो वन बाय वन मैं अपलोड कर दूँगी। सो आई थॉट कि काफ़ी गैप आ गया है एंड आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्ज़ाम्स, तो अब मुझे लगा कि वन बाय वन मुझे थोड़ा थोड़ा फिर से काम शुरू करना चाहिए। और आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और तो जो जीबी शॉ के बाद में जो राइटर है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ही वॉज थॉमस स्टर्न एलियट। तो चलिए आज इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। हिस्ट्री क्या है इनकी और क्या क्या हुआ था इनकी लाइफ में। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन रहेगा ये। इसके बाद हम इनकी सबसे पहले जो वर्क होगा वो द वेस्टलैंड, जो बहुत फेमस इनका वर्क है, वही पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम इनकी हिस्ट्री एंड इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो थॉमस स्टर्न एलियट, जिनको टी.एस. एलियट भी बोला जाता है, वॉज बोर्न इन 1888, 1818 में ये इनका जन्म हुआ था, एंड डाइड इन 1965। ही वॉज अ पोएट, एसेइस्ट, पब्लिशर, प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर। तो वो एक पोएट थे, एसेइस्ट भी थे, पब्लिशर थे, प्ले राइट थे, मीन्स ड्रामेटिस्ट जो ड्रामा लिखते हैं, एंड लिटरेरी क्रिटिक वो थे ही, और एडिटर भी थे। क्रिटिक कैसे थे, इनके वर्क से इंपॉर्टेंट वो भी अपन एक आधे देखेंगे, और एडिटर भी ये थे। बोर्न थॉमस स्टर्न एलियट मीन्स इस नाम के साथ मीन्स ये पैदा हुए थे। द पर्सन वी नो नाउ इज़ टी.एस. एलियट, जिनको आज हम टी.एस. एलियट के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम था थॉमस स्टर्न्स एलियट। वॉज एन अमेरिकन नेचुरलाइज्ड ब्रिटिश सिटीजन, वो अमेरिका में पैदा हुए थे। ही वॉज एन अमेरिकन नेचुरलाइज्ड मीन्स इनको नागरिकता, जो ब्रिटिश जो नागरिकता थी वो बाद में मिली थी। पहले तो जहाँ पे पैदा हुए, जैसे हम इंडियन है तो हम इंडिया में पैदा हुए, लेकिन अगर हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अमेरिका जाके रहने लग गए या कनाडा जाके रहने लग गए, तो फिर नेचुरलाइज्ड कनाडा, है ना। और तो अमेरिकन नेचुरलाइज्ड ब्रिटिश सिटीजन, तो हम जैसे कनाडा में जाके रहने लग गए तो कैनेडियन हो जाएगा, ठीक। तो अमेरिकन नेचुरलाइज्ड ब्रिटिश सिटीजन कि बाद में उनको ब्रिटिश जो है वहाँ के सिटीजन उनको बनाया गया, वो बाद में वहाँ की उनको नागरिकता मिली। वी कैन से ही वॉज अ मैन ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि वो दो जगहों के इंसान थे। दो कॉन्टिनेंट्स होते हैं महाद्वीप, सो दो अलग अलग महाद्वीपों के का एक इंसान था वो टोटल। तो अमेरिका में पैदा हुए, इन ब्रिटिश वो बाद में बन गए थे। एलियट वॉज बोर्न इन द यूएस, वो यूएस में पैदा हुए थे, यूनाइटेड स्टेट्स। हैविंग लिव्ड फर्स्ट इन न्यू इंग्लैंड, पहले वो न्यू इंग्लैंड में रहे थे, एंड लेटर इन सेंट लुइस मसूरी, तो वहाँ पे वो बाद में रहे। ही वॉज बोर्न विद सो मैनी हेल्थ कंडीशंस, कि उनके साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे, मीन्स काफ़ी अलग अलग तरह की उनको बीमारियाँ थी, विच प्रिवेंटेड हीज पार्टिसिपेशन इन मैनी ऑफ द थिंग्स, जिसकी वजह से वो बहुत सी जगहों पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। दैट अदर चिल्ड्रन, जो कि बाकी जो दूसरे बच्चे थे ऑफ हिज एज, उनके बचपन में जब वो खुद छोटे बच्चे थे, तो बाकी के जो अदर बच्चे थे वुड हैव टेकन पार्ट, जिन जगहों पे वो पार्टिसिपेट करते थे, उन दूसरे बच्चों के साथ वो कभी भी उस तरीके से अपनी भागीदारी नहीं दे पाए थे, क्योंकि उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे। वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट मॉडर्निस्ट्स, ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1948। तो वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट मतलब बहुत फेमस जो मॉडर्निस्ट्स होते हैं, मॉडर्न राइटर थे वो टी.एस. एलियट, और एक अलग ही तरह की अपनी स्टाइल के लिए लिटरेचर में जाने जाते हैं। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़, तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर का इन 1948, 1948 में। किस लिए? फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द प्रेजेंट डे पोइट्री। प्रेजेंट डे पोइट्री मीन्स मॉडर्न जो पोइट्री थी, उसमें उन्होंने अपना आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया, उसके लिए वो जाने जाते हैं, और उसी के लिए उनको ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज़। एलियट्स फैमिली न्यू ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। एलियट की जो फैमिली थी उनको पता था कि वो कुछ अलग ही करना चाहता था, या वो कुछ अलग ही करने के लिए पैदा हुआ था। एंड फ्रॉम हिज अर्ली एज, और अपनी छोटी एज में ही बिगेन कंपोजिंग पोम्स, उन्होंने पोम्स लिखना शुरू कर दिया था, सटायर्स लिखना शुरू कर दिया था, कॉमिक स्ट्रिप्स मतलब कॉमिक कुछ छोटी मोटी चीज़ें लिखनी उन्होंने शुरू कर दी थी। ही अटेंडेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी वो गए पढ़ने के लिए, वेयर ही अर्नड अ बैचलर्स डिग्री, जहाँ से उन्होंने बैचलर की डिग्री ली, मीन्स जैसे BA किया उन्होंने इन 3 years. His name, along with James Joyce and Virginia Woolf, has come to define British modernist fiction. तो उनका जो नाम है जेम्स जॉयस के साथ एंड वर्जीनिया वुल्फ, जो कि ये भी मॉडर्न राइटर्स ही हैं, तो इनके साथ हैज़ कम टू डिफाइन ब्रिटिश मॉडर्निस्ट फिक्शन, तो इनके साथ इनका भी नाम माना जाता है किसके लिए? मॉडर्निस्ट फिक्शन के लिए, मीन्स मॉडर्न राइटिंग के लिए, नॉवेल्स के लिए, फिक्शन के लिए, कहानियों के लिए। आफ्टर हिज ग्रेजुएशन ही केम बैक, और अपनी ग्रेजुएशन के बाद वो फिर से आ गए एंड सेटल्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड में आ जाते हैं इन 1914, और यहीं पे वो सेट हो जाते हैं। नेक्स्ट ईयर, अगले ही
year, he married Vivian Haywood and began working in London as a teacher and later for Lloyds Bank. So he started working there as a teacher. तो उन्होंने एक टीचर के तौर पे वहाँ पे अपनी छोटी मोटी जॉब या जिसको कह सकते हैं काम शुरू कर दिया एंड लेटर फॉर लॉयड्स बैंक, और बाद में लॉयड्स की बैंक में मीन्स क्लर्क के तौर पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. He also found Criterion and developed a new brand of poetry. तो उनका एक जर्नल आता है क्राइटेरियन नाम से, एंड डेवलप्ड अ न्यू ब्रांड ऑफ पोइट्री, और एक नई तरह की पोइट्री उन्होंने लिखी. हिज मेजर वर्क्स आर द वेस्टलैंड एंड द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जिनका नाम आपने सुना होगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी वर्क्स है, जो वेस्टलैंड 1922 में और द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है ये 1917 में. ये वेस्टलैंड ये गलत छपा हुआ है यहाँ पे, ये आया था 22 में और ये आया था 1917 में. एंड ही इन्वेंटेड अ न्यू काइंड ऑफ पोइट्री, और एक अलग ही तरह की फ्रेगमेंटेड जो स्टाइल थी उनकी, और जब हम पढ़ेंगे आपको समझ आएगा. हिज लॉन्ग फ्रेगमेंटेड इमेजेस एंड यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स इन्फ्लुएंस्ड ऑलमोस्ट ऑल द फ्यूचर पोइट्स. तो उनका जो लंबी जो बहुत बड़ी बड़ी जो पोम्स लिखी उन्होंने, फ्रेगमेंटेड इमेजेस है, मतलब एक इमेज के बारे में जब उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया वो वहीं उसको छोड़ के फिर दूसरी इमेज पे वो आ जाते हैं. मीन्स फ्रेगमेंटेड मतलब टुकड़ों में उनको बताना शुरू किया उन्होंने. एंड यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ तो बहुत पुराने समय से ही यूज़ होता हुआ आ रहा है, तो उन्होंने यूज़ किया. इन्फ्लुएंस्ड ऑलमोस्ट ऑल द फ्यूचर पोइट्स, तो जो भी उनके बाद के जितने भी फ्यूचर पोइट्स थे उन सबको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया. एलियट इज़ बेस्ट नोन फॉर रिवोल्यूशनाइजिंग मॉडर्न पोइट्री, तो अपने आप में एक क्रांतिकारी या कुछ चेंजेस लाने वाली पोइट्री इन्होंने लिखी. एंड हिज लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड प्लेज वर ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल. So his notable works are The Love Song of J. Alfred Prufrock, The Wasteland, The Hollow Man, Ash Wednesday, 4 Quartets, Murder in the Cathedral, ये इनका ड्रामा है. ये सारी इनकी पोइट्री है, ये इनका ड्रामा है. द कॉकटेल पार्टी, ये भी इनका ड्रामा है. सो दिस वॉज अबाउट T.S. एलियट. तो T.S. एलियट के आने वाली वीडियोज़ में हम इनके वर्क्स पढ़ेंगे, और 1 बाय 1 में G.B. शॉ के जो ड्रामाज हैं इंपॉर्टेंट, वो भी एक एक यहाँ पे अपलोड कर दूँगी. सो कहने को ये है कि जो भी इनके वर्क्स है धीरे धीरे मैं अपलोड कर दूँगी. हफ्ते में 2 या 3 वर्क्स मैं अपलोड करती जाऊँगी, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी रहे. कोई भी आपके सजेशंस हो तो वो भी बता दीजिएगा, और धीरे धीरे वर्क्स ही मैं अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि अभी भी मेरा एग्ज़ाम का शेड्यूल आया नहीं है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन में मुझे भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है. तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वैसे वैसे मैं अपलोड करती जाऊँगी. अभी अपन ने नोबेल विनर्स ही ले रखे हैं, क्योंकि यहाँ से नेट में भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बीच में देखते हैं, मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं करती जाऊँगी. सो अगर वीडियो पसंद आए और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक अच्छे से पोम के साथ. टिल देन बाय, थैंक यू.